हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका राधे कृष्ण क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्टेड पल्सेस क्रॉप्स, यानी कि हम दलहनी फसलों के सीड प्रोडक्शन की बात करेंगे। पल्सेस क्रॉप्स क्या होती है? दलहनी फसलें क्या होती है? दलहनी फसलें वो होती है जो हमें प्रोटीन देती है, जिनमें अंकुरण की बात करें, उनमें प्रोटीन की बात करें, साथ ही में उनके पोलिनेशन की बात करें, साथ ही में उनके आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करें, तो आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में और उनके पोलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कि कौन सी चीज क्या होती है। तो दोस्तों, हमारे पल्सेस क्रॉप कौन कौन सी है जिसका हमें सीड प्रोडक्शन करना है? तो हमारे चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, ये हमारे पल्सेस क्रॉप्स है जो हमें प्रोटीन देती है, जिनको हम दलहन के रूप में, भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। साथ ही में ये शाकाहारी भोजन है जो हमें प्रोटीन प्रदान करता है। अगर इन आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करें, मेन पॉइंट क्या है दोस्तों? जो हमें मेन पॉइंट जैसे फील्ड सिलेक्शन, फील्ड प्रिपरेशन वगैरह जो टॉपिक्स है जो हम फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जो टॉपिक्स चेंज करने हैं उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से टॉपिक चेंज करने हैं? तो हमारा आइसोलेशन डिस्टेंस है। सभी क्रॉप्स की आइसोलेशन डिस्टेंस अलग होती है, सभी क्रॉप्स में पोलिनेशन अलग अलग होता है। साथ ही में फाउंडेशन सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन में आइसोलेशन डिस्टेंस अलग अलग रखी जाती है। तो दोस्तों, पोलिनेशन क्या होता है? क्रॉप कौन सी क्रॉप में पोलिनेशन कौन सा होता है? आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखी जाती है? तो दोस्तों, चने की बात करें जिसको इंग्लिश में ग्राम बोला जाता है, इसमें पोलिनेशन की बात करें तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है। अगर इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करें तो 10 मीटर फाउंडेशन सीड में रखी जाती है और सर्टिफाइड सीड में 5 मीटर रखी जाती है। अरहर या पिजन बी की बात करें तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, लेकिन इसमें 5 से 30% क्रॉस पोलिनेशन भी होता है, यानी कि ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप भी है। अगर इसमें फाउंडेशन सीड में आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करें 200 मीटर रखी जाती है और सर्टिफाइड सीड में 100 मीटर रखी जाती है। अगर मूंग या ग्रीन ग्राम की बात करें तो इसमें पोलिनेशन कौन सा होता है? तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, यानी कि 100 परागण होता है। अगर इसमें फाउंडेशन सीड में आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करें 10 मीटर रखी जाती है और सर्टिफाइड सीड में 5 मीटर रखी जाती है। ये डिस्टेंस कम क्यों रखी जाती है दोस्तों? और साथ ही में इनमें जो पोलिनेशन होता है इसको हम क्यों इंपोर्टेंस देते हैं? पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन होता है जो हमारी फसल को परागित करता है, उसको पोलिनेशन बोल देते हैं। अगर हम ब्लैक ग्राम की बात करें, इसमें पोलिनेशन कौन सा होता है? तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है। इसमें फाउंडेशन सीड में इसकी डिस्टेंस की बात करें तो 10 मीटर रखी जाती है और सर्टिफाइड सीड में 5 मीटर रखी जाती है। मसूर या लेंटिल की बात करें तो इसमें पोलिनेशन कौन सा होता है? सेल्फ या सॉफ्ट परागण होता है। अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें 10 मीटर डिस्टेंस रखी जाती है और सर्टिफाइड सीड में 5 मीटर डिस्टेंस रखी जाती है। तो दोस्तों, आइसोलेशन डिस्टेंस क्यों रखी जाती है? आइसोलेशन डिस्टेंस इसलिए रखी जाती है कि दूसरे खेत से हमारे जो मेन फील्ड है उसमें कोई अन्य फील्ड के बीज नहीं आ जाए, या उसमें परागकण है जो हमारी फसल में नहीं आ जाए, उसे दूषित नहीं कर दे, इसलिए आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। यानी कि अपने खेत से दूसरे खेत के बीच में इतनी दूरी रखी जाती है जिससे हमारी फसल में कंटामिनेशन नहीं हो, यानी कि दूसरी फसल के जो बीज है हमारी फसल में मिश्रित नहीं हो, जिससे हमारी फसल दूषित नहीं हो, इसलिए आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। पोलिनेशन क्या होता है? पुष्प में परागकण का वर्तिका से वर्तिकाग्र तक पहुंचना पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन कौन करता है? हमारे एयर के द्वारा भी पोलिनेशन होता है, कीटों के द्वारा पोलिनेशन होता है, जल के द्वारा पोलिनेशन होता है। जो हमारे कीट होते हैं जैसे मधुमक्खी हुई, ये हमारे पोलिनेशन करती है। साथ ही में अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें इसमें कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, तो दोस्तों हम इनकी बुआई या सोविंग टाइम की बात करें कि सोविंग टाइम क्या होता है इनका। सोविंग टाइम सभी क्रॉप्स का डिफरेंट डिफरेंट होता है दोस्तों, हम उनकी बात करते हैं। सोविंग टाइम यानी कि बुआई का समय। अगर हम चने की बात करें तो चने में कब बुआई की जाती है दोस्तों? तो अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। इसकी सीड रेट की बात करें, इसकी सीड रेट कितनी रखी जाती है दोस्तों? तो इसकी सीड रेट 60 से 75 किलोग्राम इसकी सीड रेट रखी जाती है।
अगर हम अरहर की बात करें तो इसकी सोविंग कब की जाती है? इसकी सोविंग की जाती है दोस्तों जुलाई में की जाती है। जून जुलाई में इसकी सोविंग की जाती है। इसकी सीड रेट की बात करें तो 12 से 15 किलोग्राम इसकी सीड रेट प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। अगर मूंग की बात करें तो मूंग की बुआई कब की जाती है? तो मूंग की बुआई जुलाई में की जाती है दोस्तों। अगर इसकी सीड रेट की बात करें तो 12 से 15 किलोग्राम इसकी सीड रेट होती है। ये सीड रेट प्रति हेक्टेयर है दोस्तों। अगर उड़द की बात करें तो उड़द की सोइंग जुलाई में की जाती है, यानी कि ये वर्षा आधारित फसल होती है, यानी कि वर्षा होने के समय इसकी बुआई की जा सकती है। इसकी सीड रेट की बात करें तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट रखी जाती है। अगर लेंटिल या मसूर की बात करें तो इसकी बुआई अक्टूबर में की जाती है। अगर इसकी सीड रेट की बात करें तो 25 से 30 किलोग्राम इसकी सीड रेट रखी जाती है। सीड रेट कम क्यों रखी जाती है दोस्तों? सीड रेट इसलिए कम रखी जाती है ताकि उनका जर्मिनेशन अच्छे से हो, उनमें हम खरपतवारों का निपटान अच्छे से कर सके, उनमें निराई गुड़ाई अच्छे से की जा सके। इसलिए इसमें जो सीड रेट है वो कम रखी जाती है, क्योंकि ज्यादा सीड रेट रखने से बीजों का अंकुरण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। वह पोषक तत्वों तथा जल के लिए प्रतियोगिता करते रहते हैं, जिससे उनका वृद्धि और विकास रुक जाता है और उत्पादन में कमी हो जाती है। उत्पादन में कमी होने के विभिन्न कारण हैं, लेकिन मुख्यतः अधिक सीड रेट रखना भी मुख्य कारण हो सकता है, क्योंकि सीड रेट अधिक रखने से एक ही जगह पर एक से अधिक पौधे उग जाते हैं, उनका वृद्धि विकास सही नहीं हो पाता है, उन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, उन्हें पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, और जगह कम होने के कारण वह एक दूसरे से प्रतियोगिता करते रहते हैं। उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, उन्हें प्रकाश नहीं मिल पाता है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, उन्हें जल नहीं मिल पाता है। इसके कारण हम जो सीड प्रोडक्शन होता है उसमें सीड प्रोडक्शन में हम सीड रेट कम रखते हैं। अगर हम चने की सोविंग की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में इसकी सोविंग की जाती है। सीड रेट की बात करें तो 60 से 75 किलोग्राम इसकी सीड रेट रखी जाती है। अरहर या पीजन पी की बात करें तो इसकी जून जुलाई में सोविंग की जाती है और इसकी सीड रेट 12 से 15 किलोग्राम रखी जाती है। अगर मूंग की बात करें जून जुलाई में यानी वर्षा होने पर या वर्षा होते ही हम इसकी बुआई कर देते हैं। यह कम जल मांग वाली फसल है, साथ ही में इसमें खाद एवं उर्वरक देने की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि यह खुद नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन देने की बहुत कम आवश्यकता होती है, या उनमें खाद या उर्वरक देने की बहुत कम आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सेल्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। साथ ही में इसकी सीड रेट की बात करें तो 12 से 15 किलोग्राम की सीड रेट रखी जाती है। उड़द ब्लैक ग्राम की बात करें तो जुलाई में इसकी या जून जुलाई में इसकी सोविंग की जाती है। अगर इसकी सीड रेट की बात करें तो 12 से 15 किलोग्राम की सीड रेट रखी जाती है। अगली क्रॉप है मसूर या लेंटिल की बात करें तो इसकी अक्टूबर में सोविंग की जाती है और इसकी सीड रेट 25 से 30 किलोग्राम रखी जाती है। दोस्तों ये सभी क्रॉप्स में डिफरेंट डिफरेंट इसका सोइंग टाइम होता है, सभी क्रॉप्स की सीड रेट अलग अलग होती है, तो इसलिए आप दोस्तों इनको लिख करके या बार बार बोल करके इनको सीड रेट को उनके सोइंग टाइम को याद कर सकते हैं। कुछ आप खरीफ रबी में उगाई जाने वाली फसलों के आधार पर भी इनकी सोइंग टाइम को याद कर सकते हैं कि कौन सी क्रॉप रबी में उगाई जाती है, कौन सी खरीफ में उगाई जाती है। तो दोस्तों यह हमारा टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, तो हम इसमें न्यूट्रिएंट्स की बात करें कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें हम इसमें देते हैं। मेनली तो इसमें जो हमारे क्रॉप है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में खाद उर्वरक भी दिए जाते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। अगर इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की बात करें, अगर इसमें एनपीके की बात करें दोस्तों कि एनपीके कितना दिया जाता है इसमें, दोस्तों हमारा वो नेक्स्ट सेकंड टॉपिक था और ये हमारा तीसरा टॉपिक है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, यानी कि फर्टिलाइजर। अगर हम चने की बात करें तो चने में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन दी जाती है। फास्फोरस की बात करें तो 50 किलोग्राम इसमें फास्फोरस दिया जाता है, 30 किलोग्राम पोटेशियम दिया जाता है। अगर हम अरहर की बात करें तो 25 किलोग्राम इसमें नाइट्रोजन दी जाती है,
50 किलोग्राम पोटेशियम दिया जाता है। अगर हम मूंग की बात करें तो मूंग में 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन दी जाती है, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस दिया जाता है, 40 किलोग्राम पोटेशियम दिया जाता है। अगर हम उड़द की बात करें तो 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन दी जाती है, 40 से 50 ग्राम पोटेशियम दिया जाता है। अगर मसूर की लेंटी की बात करें 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन दी जाती है। ये सभी पोषक तत्व दोस्तों किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। ये जो हमारे जो पोषक तत्व है दोस्तों, चने में हम 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस पोटेशियम 20 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। अरहर में 25 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 40 किलोग्राम। मूंग में हम 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलो फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटेशियम देते हैं। उड़द की बात करें 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम पोटेशियम देते हैं। अगर मसूर की बात करें 30 से 40 ग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम और 50 किलोग्राम। सभी क्रॉप्स में अलग अलग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम दिया जाता है। दोस्तों हमारे नाइट्रोजन इसमें कम क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये खुद नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, यानी कि इनमें बहुत कम नाइट्रोजन देने की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें न्यूट्रिएंट्स या फर्टिलाइजर्स देने की बहुत कम आवश्यकता होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि खुद नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट क्या है इसमें? तो इसमें हम साथ ही में पोषक तत्व कब दिया जाता है? नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस पोटेशियम की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय डाली जाती है। नाइट्रोजन की शेष या आधी मात्रा पुष्पन के समय दी जाती है दोस्तों। अगर इसमें सिंचाई की बात करें तो कितनी आवश्यकता, इसमें इरिगेशन की बात करें कि कितनी सिंचाई इसमें दी जाती है, तो सिंचाई की बात कर लेते हैं। वैसे तो वर्षा आधारित फसलों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि वर्षा से ही हमारा इनका जल प्रबंधन हो जाता है। हमारा चौथा टॉपिक क्या है दोस्तों? इरिगेशन। इरिगेशन या सिंचाई। अगर हम चने की बात करें तो चने में 1 से 2 सिंचाई की जाती है। चने में 1 से 2 सिंचाई की जाती है। अरहर की बात करें तो इसमें भी 1 से 2 सिंचाई की जाती है। अगर हम मूंग की बात करें तो 3 से 4 सिंचाई की जाती है। अगर हम उड़द की बात करें 3 से 4 सिंचाई की जाती है। अगर हम मसूर की बात करें तो 2 से 3 सिंचाई की जाती है। अगर दोस्तों हमारे पास जल उपलब्ध है, वर्षा आधारित भी है, लेकिन अगर हमारे पास जल उपलब्ध है तो हम सिंचाई करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि सिंचाई करने से पौधों का वृद्धि विकास अच्छा होगा, उन्हें उचित मात्रा में जल प्रबंधन करके अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। अगर हम चने की बात करें तो चने में कितनी सिंचाई की जाती है? 1 से 2 सिंचाई की जाती है दोस्तों। अगर हम पिजन की बात करें तो 1 से 2 इरिगेशन की जाती है। और ग्रीन ग्राम मूंग की बात करें तो उसमें 3 से 4 सिंचाई की जाती है, इरिगेशन की जाती है। उड़द या ब्लैक ग्राम की बात करें तो उसमें 3 से 4 सिंचाई की जाती है। मसूर या लेंटिल की बात करें दोस्तों उसमें 2 से 3 सिंचाई की जाती है। इसमें भी वर्षा आधारित क्षेत्रों में या घर में उगाई जाने वाली सभी दलहनी फसलों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के स्रोत उपलब्ध है या सिंचाई के माध्यम उपलब्ध है तो हम सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई करने से क्या होगा? पौधों का वृद्धि विकास अच्छे से होगा, उनका जल प्रबंधन अच्छे से होने से उसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, इसलिए जल प्रबंधन करना भी आवश्यक होता है दोस्तों। अगले हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? नेक्स्ट टॉपिक हमारे, अगर इसमें खरपतवार की बात करें, इसमें खरपतवार कौन कौन से लगते हैं? तो अगर हम खरपतवार प्रबंधन की बात करें कि खरपतवार प्रबंधन कैसे किया जाता है? खरपतवार प्रबंधन, अगर हम चने की बात करें तो इसमें हम निराई गुड़ाई या
इसको निराई गुड़ाई से इसमें खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। अरहर में हम निराई गुड़ाई कर सकते हैं, हम मूंग में भी निराई गुड़ाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम इसमें लासो 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव कर सकते हैं। मूंग की बात कर ली हमने दोस्तों, ब्लैक ग्राम की बात करें तो इसमें भी हम निराई गुड़ाई कर सकते हैं। साथ में हम इसमें टेफ्लॉन नामक ट्रेफ्लॉन 1 kg प्रति हेक्टेयर का स्प्रे कर सकते हैं। अगर हम मसूर की बात करें तो इसमें भी निराई गुड़ाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें भी हम ट्रेफ्लिन 1 kg प्रति हेक्टेयर का स्प्रे कर सकते हैं। हम वीड मैनेजमेंट की बात करें तो हम निराई गुड़ाई से हम उनका खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। निराई गुड़ाई किससे की जाती है? कुदाली फावड़ी से, उसकी कुदाली की से उसकी निराई गुड़ाई की जाती है दोस्तों। अगर हम खरपतवार प्रबंधन हम निराई गुड़ाई से नहीं हो रहा है हमारी फसल में, तो हम खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी वीडीसाइड का हम प्रयोग कर सकते हैं। वीडीसाइड के रूप में हम लासो ट्रेफ्लान यानी कि लासो हम 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मूंग में स्प्रे करेंगे। उड़द की बात करें ट्रेफ्लान 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम स्प्रे करेंगे। अगर हम मसूर की बात करें तो इसमें निराई गुड़ाई साथ ट्रेफ्लान 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसमें स्प्रे करेंगे दोस्तों। ये हमारे वीड मैनेजमेंट है। अगर इसमें हम डिजीज की बात करें, इसमें कौन कौन से डिजीज लगती है, तो हम डिजीज की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें कौन कौन से डिजीज लगती है, डिजीज मैनेजमेंट पॉइंट नंबर 6, डिजीज या रोग प्रबंधन। अगर हम चने की बात करें तो चने में विल्ट, ब्लाइट, स्टेम रोट, इसका हम प्रबंधन कैसे करेंगे दोस्तों? तो इन कंट्रोल हम क्रॉप रोटेशन के द्वारा हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि फसल चक्र। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? फसल चक्र। फसल को बदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। हम अरहर की बात करें तो इसमें विल्ट, लीफ स्पॉट, मोज़ेक, इरेडिकेशन के द्वारा संक्रमित पादपों को हम निकाल करके इसका प्रबंधन कर सकते हैं। मूंग में बात करें तो येलो मोज़ेक, इसका प्रबंधन मेटा स्टोक्स का स्प्रे करके इसको खत्म कर सकते हैं। हमारे उड़द में भी येलो मोज़ेक लगता है, इसको भी मेटा स्टोक्स स्प्रे करके हम इसको समाप्त कर सकते हैं। मसूर की बात करें तो इसमें विल्ट, इसको हम थीरम से स्प्रे करके समाप्त कर सकते हैं। चलिए की बात करें इसमें विल्ट डिजीज लगती है, हमारा ब्लाइट डिजीज लगती है, स्टेम रोट डिजीज लगती है। तो ये डिजीज होती है, इसको हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? खेत में फसल को बदल बदल कर बोना, जिससे उसमें खरपतवारों का साथ में रोग एवं कीटों का प्रबंधन करने में आसानी हो, उनमें रोग कीटों का प्रकोप नहीं हो, इसलिए खरपतवार प्रबंधन के लिए हम क्रॉप रोटेशन का प्रयोग करते हैं। यानी फसल को बदल बदल कर बोना क्रॉप रोटेशन कहलाता है। अरहर की बात करें तो विल्ट, लीफ स्पॉट और मोज़ेक, ये हमारे मेन डिजीज लगती है। अगर इसकी बात करें हम, इरेडिकेशन क्या होता है? संक्रमित पादपों को फसल खेत से या फसल क्षेत्र से बाहर निकालना इरिडिकेशन कहलाता है। इसको हम जला सकते हैं, जमीन में दबा सकते हैं, इसको इरिडिकेशन बोला जाता है। मूंग में ग्रीन ग्राम की बात करें तो इसमें डिजीज कौन सी लगती है? इसमें येलो मोज़ेक डिजीज लगती है। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मेटास्टोक्स नामक
खरपतवार नासिका डिजीज डिजीज ये मेटासिस्टोसिस डिजीज को खत्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर ब्लैक ग्राम की बात करें तो इसमें मोजेक येलो मोजेक डिजीज लगती है, इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो मेटासिस्टोक्स का स्प्रे करके कर सकते हैं। मसूर लेंटिल की बात करें तो इसमें विल्ट डिजीज लगती है, इसमें हम थीरम का स्प्रे करके इसको समाप्त कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारी डिजीज लगती है मेन क्रॉप्स में। इनमें अगर हमें इंसेक्ट की बात करें कि कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, तो हम इंसेक्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सातवां टॉपिक है इंसेक्ट मैनेजमेंट। इंसेक्ट मैनेजमेंट, इंसेक्ट और मैनेजमेंट। अगर चने की बात करें तो ग्राम और बोरस इंसेक्ट लगता है, उसको BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग करके हम इस इंसेक्ट को समाप्त कर सकते हैं। अरहर की बात करें तो इसमें पॉड बोरर, रीप रोलर, इसको हम मोनोक्रोटोफोर्स, मूंग की बात करें तो हेरी कैटरपिलर, इसको थायरोडोन। मूंग की बात करें तो इसमें सेम इंसेक्ट लगता है, उसको भी हम सेम के इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। अगर हम मसूर की बात करें तो पॉड बोरर और हेरी कैटरपिलर, इसको हम मोनोक्रोटोफोर्स से समाप्त कर सकते हैं। अगर इंसेक्ट की बात करें दोस्तों तो हमारे कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, तो दोस्तों जो हमारे चना है इसमें ग्राम बोर्ड बोरर लगता है, मेनली यही इंसेक्ट लगता है इसमें। तो ग्राम बोर्ड बोरर को हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड का डस्ट का बुरकाव करके हम इसको समाप्त कर सकते हैं। अगर पीजेंटी की बात करें तो पॉड बोरर लगता है, रीप रोलर लगता है, तो इसमें मोनोक्रोटोफोर्स से इसको समाप्त कर सकते हैं। मूंग ग्रीन ग्राम की बात करें तो हेरी कैटरपिलर लगता है, इसको थायरोडाइन से समाप्त कर सकते हैं। उड़द या ब्लैक ग्राम की बात करें इसमें हेरी कैटरपिलर लगता है, इसको सेम इंसेक्टिसाइड से स्प्रे करके समाप्त कर सकते हैं। लेंटिल की बात करें इसमें पॉड बोरर लगता है, हेरी कैटरपिलर लगता है, यह मोनोक्रोटोफोर्स से समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों ये हमारे जो मेन पॉइंट्स थे इनके बारे में डिस्कस की कि कौन कौन से इसमें डिफरेंट टॉपिक्स थे, डिफरेंट पॉइंट्स थे जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों ये हमारे पल्सेस क्रॉप थी। ये पल्सेस क्रॉप में हमने इनका सोइंग टाइम, इनमें न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, इनमें इरिगेशन मैनेजमेंट, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, साथ ही में इनके सोइंग का टाइम, और साथ ही में पॉलिनेशन की बात की हमने, साथ ही में इनमें आइसोलेशन डिस्टेंस की बात की कि सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन में कितना आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है और फाउंडेशन सीड में कितना आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है। तो ये हमारे मेन टॉपिक्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।